ईमान की 3 हालतों का ज़िक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जहाँ कहीं गलत काम देखें तो सबसे पहले ज़ोर बाजू से रोकने की कोशिश करना है ताकि वो बुराई वहीं रुके, फैले नहीं। दूसरी हालत में प्यार मोहब्बत से ज़बान से समझाना है। और तीसरी हालत जो आजकल हमारी है, दिल में बुरा जानना है। पिछले हफ्ता 10 दिन से जो वाक़यात हो रहे हैं, आप ख़बरें सुने या आप टॉक शो सुने, तो एक ही बात का चर्चा, डिस्कशन, डिबेट्स चल रही हैं कि हमारा माशरा इतना ज़्यादा बेरारवी पे क्यों चल निकला है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं भी हफ्ता भर ये चीज़ें सोचता रहा और यकीन कीजिए दिल खून के आंसू रोता है कि ऐसा क्यों है, हम इस हालत में क्यों आ गए हैं। किसी दोस्त के साथ भी मैं गाड़ी में सफ़र में हूँ या कहीं बैठें तो इसी बात का ज़िक्र होता है कि ऐसा क्यों है, हमारी कौम इस हालत तक क्यों पहुँच गई है। तो मेरा अपना इस पे जो ज़हन एनालिसिस कहा, इसमें 3 चीज़ों का रोल प्ले है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक मीडिया हमारा, फिर सोशल मीडिया, और तीसरा हमारी फैमिली ने जो करैक्टर बिल्डिंग करनी थी, जो किरदार साजी करनी थी, वो नहीं की। कहीं भी आप कोई भी चैनल लगा के देखें टीवी के ऊपर, वो ख़बरें हों या टॉक शो हो, तो उसके अंदर अचानक ही इस मामले को इतना ज़्यादा क्यों उछाला जा रहा है कि मामला तो हमेशा से हुआ जा रहा है, हमने इसके लिए किए ही कुछ नहीं है। लेकिन यकदम से 5 केस जब आप डिस्कस कर रहे हो तो छोटे छोटे बच्चे अपने वालिदैन को पूछ रहे होते हैं कि बाबा ये क्या है, क्यों है, उनके जहनों में क्या आएगा। मुमकिन है इसके पीछे भी कोई प्लानिंग चल रही हो। दूसरी बात जिसने सबसे ज़्यादा तबाह बर्बाद किया, हमारा सोशल मीडिया है। हमारी बीवियां, बहनें, बेटियां, सबके हाथ में मोबाइल है। हमारे नौजवान लड़कों के हाथ में मोबाइल है और वो टुच 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 पे लगे हुए हैं। सब वक्त का ज़िया, पैसे का ज़िया, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं, ट्रेनिंग हमने उसकी की हुई नहीं, तो बेरारवी की तरफ जाने के बहुत चांस है। एक साइड खुलती है तो 4 उसके साथ खुल रही होती हैं, जहाँ जाना बड़ा आसान है। यानी आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। तो जब उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं, तरबियत की हुई नहीं, तो उसके ख़राब होने के बहुत चांस हैं, जो हो रहा है एक्चुअल में। कहीं घर में अगर 4-5 लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, वो सब गुमसुम हैं अपने अपने मोबाइलों के अंदर। वो इकट्ठे बैठे हुए भी बहुत दूरी पर हैं, किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है। इतना हुआ कि उनके पास कोई घर में आके भी चला जाता है तो नहीं पता चलता, वो अपने टुच टुच पर हैं। अक्सर औकात ऐसा लोगों के साथ होता है। तीसरा काम जो होना था वो नहीं हुआ। जो हमारी नाना नानी, दादा दादी, माँ, बड़ी बहन, हमारी बेटियों ने काम करना था, हमारी बीवियों ने काम करना था, वो किसी ने किया ही नहीं। वो क्या था कि किरदार साजी, मैं इसके आगे जाके रेफरेंस आपको दूंगा कि किस तरह से किरदार साजी की जाती थी। माँ ने जो बातें, नानी ने जो बातें बतानी थी, नानी तो गई, वो तो डिस्टेंस आ गया, वो तो सोशल मीडिया ने कट ही कर दिया। माँओं के पास भी टाइम नहीं है, उन्होंने 4 चैनल के 4 ड्रामे याद किए हुए हैं, वो देखने बहुत ज़रूरी हैं। और उसके अंदर भी वो हमारे सारे पाकीज़ा रिश्तों को दागदार कर रहे हैं। किसी चैनल का कोई ड्रामा उठाइए तो वहाँ जो कुछ चल रहा है वो सारी फैमिली बैठ के देख रही होती है, लेकिन देखने वाला नहीं होता। अब मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, और हम सब देख के ऐसा कर रहे हैं, तो वो सब उधर ध्यान है। ना बच्चों की खुराक की तरफ ध्यान है, ना उनकी किरदार साजी की तरफ ध्यान है, ना उनकी बातें सुनने की तरफ ध्यान है, और ना करने का ध्यान है। ना देखना है कि वो क्या मोबाइल पे कर रहे हैं। पढ़ाने का काम भी किसी दूसरे की जिम्मेदारी लगाई हुई है। किसी का कोई साहब तौफीक है तो उसने ट्यूटर रखे हुए हैं, नहीं तो वो एकेडमी जा रहे हैं, खुद कोई किरदार नहीं है। फिर हमारी बेटियां, बहनें, उनको ज़रूरत है या नहीं है, हमारे घरों में वो मोबाइल पे लगी हुई है। और हम बोलें या ना बोलें, बात करें या ना करें, हकीकत में तबाही यहीं से हो रही है।
हकीकत है ये। मैं एक साहब के साथ एक सफ़र में था, सफ़र को घंटे 1.5 घंटे के था, तो उस साहब ने मुझसे इजाज़त मांगी कि सर नाराज़ नहीं होना, मैंने एक फ़ोन लेना है, बड़ा ज़रूरी है। जिस अंदाज़ में उन्होंने कहा, मैंने कहा चलो कर ले। मैं गाड़ी चला रहा था, वो साथ बैठे थे, वो किसी अपनी बड़ी कुर्बत के रिश्तेदार का फ़ोन था, तो वो मेरी वजह से बैठे होने की वजह से बड़ी महतात गुफ्तगू कर रहे थे। तो हूँ हाँ एम्बुलेंस चल रही थी उनकी, लेकिन बात समझ आ रही होती है साथ बैठे हुए को आदि। तो वो बीच में जब कभी उसका बाप या बेटा करीब आ रहा होता तो वो सिग्नल देती थी अब्बा जी आ गए हैं। मोबाइल चंद लम्हों के लिए टूटी कान से उतर जाती थी, लेकिन फ़ोन बंद नहीं होता था। तो वो बड़ी कुर्बत के रिश्तेदार थे दोनों, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे बहुत करीबी जानने वाले। ये तो बात इसलिए बताई समझने के लिए, जो हमारे घर में हमारी बहनें बेटियां जो भी मोबाइल पे बगैर ज़रूरत के रखे बैठी हैं सोशल मीडिया पे, वो यकीन कीजिए सब यही कर रही हैं। हाँ, मसाले हमारे दीन में। हज़रत अल्लामा इकबाल अपनी दोस्तों की महफ़िल में बैठे थे, तो उन जो जैसे ख़ुद थे महफ़िल भी ऐसी थी। मौजू हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का था, तो सब ने अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी बूझ के साथ उस पर बहस कर रहे थे। अल्लाह पाए की अल्लामा सवाल खामोश बैठे थे। किसी ने कहा हज़रत आप कुछ नहीं कह रहे। कहा आप सब ने ठीक कहा। किसी ने कहा हज़रत हुसैन बड़े दलेर थे, बड़े ताकतवर थे, बड़े सब्र वाले थे। जो भी जिस चीज़ की समझ में था हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, वाक़या करबला के बारे में अपनी अपनी मोहब्बत निछावर की। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि मेरे दिल दिमाग में ये बात आई कि उनका वहाँ पे ये किरदार अदा करना हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूत था और किरदार साजी थी। जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन को दूध पिलाया था, उसकी तस्वीर दिखाई उन्होंने मौत के आखिरी लम्हे तक। आज हमारी माएँ दूध तो पिलाती ही नहीं है, खैर से बहुत सारी, सब की बात नहीं हो रही, लेकिन मेजॉरिटी तो फिर अब डब्बा अब्बा चल रहा है तो अम्मा फारिग है, तो दूध की तस्वीर कहाँ से आएगी। किरदार साजी के लिए हमें वक़्त ही ना मिला, किरदार साजी हुई ही नहीं। आपका क्या हाल है। इन सारे वाक़या के अंदर दो किस्म के लोग हैं, जो या तो नौजवान खूबसूरत अच्छे कपड़े पहने हुए अच्छे मोबाइल वाले हैं, या शादीशुदा लोग हैं जिनको इस सब कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन करे जा रहे हैं बेरा रवि। और उन वाक़यात को डिटेल से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई अच्छी बात नहीं उनके अंदर। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, दूसरा वाक़या जो अल्लाह मेरे ज़हन में डाल रहे हैं वो हज़रत अब्दुल कादिर जालानी का वाक़या है, जो हम सब ने बचपन में पढ़ा। हज़रत अब्दुल कादिर जालानी जब इस एज में आए कि उन्हें बगदाद में पढ़ने जाना था, तो एक दिन फ़ैसला किया उनकी माँ ने, वालिद उनके उस वक़्त तक अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, कि मैंने अपने बेटे को तालीम हासिल करने के लिए बगदाद भेजना है। जो भी पैसे पास थे वो अपनी गोद में लटाया, कमीज़ उतारी, कमीज़ में सी दिए, और आँखों से आंसू बह रहे हैं। उनको सफ़र पे दूरी के भेजना है, और क्या क्या रही हैं, बेटा झूठ नहीं बोलना। एक ही पैगाम दे रही हैं, बेटा आपने सही काम करना है, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। हुआ क्या कि काफ़िले जाते थे उस वक्त, सफ़र के काफ़िले के साथ मिला दिया। तो जंगल का ज़माना था, डाके पड़ना आम सी बात थी। डाका पड़ा, डाकुओं ने सब कुछ लूट लटा लिया। एक बच्चा देखा तो किसी ने ऐसे ही तकल्लुफ़न उसकी तलाशी लेने की कोशिश की, भाई तेरे पास क्या है। कहा मेरे पास पैसे हैं। उसने पूरी तलाशी ली, कहीं से पैसे नहीं मिले। पकड़ा, सरदार के पास ले गया। कहा सरदार अजब बात है, मुझे तो पहले ही पता था इसके पास पैसे नहीं है, मैंने ऐसी इसकी तलाशी ली, मैंने इनसे पूछ लिया भाई तेरे पास क्या है। तो कहते हैं पैसे हैं, मैंने सारी तलाशी ले ली, पैसे मिले नहीं हैं। सरदार ने गुस्से से कहा वह तो झूठ बोलता है। कहा ना, जो मर्जी कह लो, ये नहीं कहना। ये पैगाम मेरी माँ ने मुझे आंसुओं में लपेट के दिया हुआ है, क्या मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने सच बोलना है। पैसे मेरे पास है। कमीज़ उतारी, कपड़े में पैसे सिले हुए थे। कहा ठोकर मारी, कहा ये पैसे चाहिए ले लो, ये नहीं कहना मैं झूठ बोलता हूँ।
ये मैं नहीं सुन सकता। अल्लाह जिसके दिल में ईमान डालना चाहे, सरदार के दिल में भी ईमान जागा। पूछा तू कौन है और कहाँ जा रहा है? कहा मैं अब्दुल कादिर हूँ और बगदाद तालीम हासिल करने जा रहा हूँ, फ़लाँ मदरसे में फ़लाँ आलम के पास मुझे जाना है। सरदार के दिल में ईमान ने जोश मारा। कहा तो फिर मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। जिस आलम के सवासा पढ़ोगे मैं पीछे बैठ के सुनूंगा। पढ़ने की उम्र तो मेरी जाती रही। डाकुओं को बुलाया, कहा कि भाई ये आपका काम, आप आज़ाद, सरदार जिसको बनाना बना ले, मैं जा रहा हूँ। कहा जी आप कहाँ? कहा मैं इसी के साथ। ये अपनी माँ के हुक्म को नहीं टालता, सच बोलता है, और मैं उस मालिक के हुक्म को टालता हूँ। सारी उम्र मेरी गुजर गई जो इस जहान का मालिक है। तो आज से जहाँ ये जाएगा, जहाँ ये तालीम हासिल करेगा, मैं भी वहीं जाऊँगा। मेरी तरबियत का, मेरी तालीम का टाइम तो नहीं है, लेकिन अब जो बची है इसमें सीखता हूँ। तो जितने भी डाकू थे उन्होंने कहा सारी उम्र गलत काम इकट्ठे किए, चलो अच्छा काम भी इकट्ठे कर लेते हैं, हम भी आपके साथ ही चले। तो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी उस छोटी सी उम्र में उस पूरे डाकुओं के गिरोह के ईमान का मौजब बने। तो बात क्या थी? सच। आज हमारा अब्बा घर में बैठे होते हैं, फ़ोन आता है, कहते हैं बेटा सुनो बोलना, अब्बा घर पे नहीं, मोबाइल घर पे रह गया था। तो फिर बेटा सीख लेता है। बड़ी शार्प जनरेशन है। बेटा गायब होता है ना तो अब्बा फ़ोन करता है, किधर हो? दोस्तों में बैठा होता है, कहता है दोस्त को फ़ोन उठा, बोलना कि मैं तो घर आ गया, घर की तरफ निकला हुआ हूँ, मोबाइल दोस्त के घर भूल गया हूँ। ये है तरतीब हमारी, ये है तरबियत हमारी, ये है तालीम हमारी। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, किरदार साजी इस तरबियत और इस तालीम के साथ ऐसी आएगी जब अब्बा हर वक्त पैसे की दौड़ में रहा कि मैंने ये बनाना है औलाद के लिए, ये बनाना है, ये बनाना है, तो बनेगी ऐसी औलाद जिस चीज़ के ऊपर जान, माल और वक्त लगता है, बनती वही है। तो जिसने इस इलेक्ट्रिक मीडिया, सोशल मीडिया और बेतरतीबी में, बेतरबीती में वक्त गुजारा, तो फिर ऐसे ही लोग बनेंगे। फिर हमें परेशान होने की ज़रूरत इस बात की है कि कहीं पे कोई गैप है, कोई मिसहैंडलिंग हो गई है हमसे, कुछ गलत सीख लिया, कुछ सिखाया ही नहीं सरे से। तो एक एक ईंट से मकान बनता है। जिस दिन मैंने अपने लिए और अपने घर के लिए सोच लिया कि मैंने ख़ुद को ठीक करना है और अपने घर वालों को ठीक करना है, इंशाअल्लाह हमारा सारा देश, सारी कौम, सारी मिल्लत, सारा वतन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ऐसे वाक़यात हमें नहीं सुनने को मिलेंगे। अल्लाह तबारक ताला जो कुछ हमने कहा, जो सुना, इस पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा।